आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं विद आंसर्स के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो सेकेंड बुक है हमारी मैकेनिक्स की, उसके यूनिट नंबर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेरा पेपर पैटर्न एमसीक्यूज़ बेसिस पे है, तो आप वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बता दीजिए जो एग्ज़ाम में एज इट इज़ आ भी जाए। अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी पूछा जाता है तो वो भी हम लोग अच्छे से कर सकें, क्योंकि एमसीक्यूज़ में क्या होता है ना कि एक भी एमसीक्यू गलत हुआ देन आपके पूरे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो उसको बहुत ही केयरफुल तरीके से करना होता है। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के, मेरे चैनल पे जाएंगे ना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आप लोगों को मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को मिल जाएगी। उसमें सबसे पहले आप सिलेबस ज़रूर मैच कर लीजिएगा कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो। अगर आपका सिलेबस मैच करता है देन उसके लिए आप लोगों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक, मतलब जिसका सिलेबस मैच करता है उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। फिर उसके बाद मैंने इसमें सिलेबस में डिटेल में एक्सप्लेन किया भी हुआ है क्या आप लोगों को पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। फिर मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बनाई है इंपॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर और टॉपिक की, कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कौन से यूनिट कम इम्पॉर्टेंट है जिससे कम क्वेश्चन बनते हैं, उसके टॉपिक्स के भी मैंने बताए हुए हैं। और मैं तो बार बार हाथ जोड़ के भी यही कहूँगी कि अगर आपको यूनिट नंबर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना है तो उससे पहले आप यूनिट नंबर 1 अच्छे से पढ़ के आइए। अगर आप डिटेल में क्लास नहीं अटेंड करेंगे तो कोई भी एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व नहीं हो जाने वाला है, ठीक। केमिस्ट्री की बात अलग है, फिजिक्स की बात अलग है, लेकिन मैथ्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैथ्स में होता है कि आप लोगों को डिटेल लेक्चर कवर करना मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। तो अगर आपको डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप लोगों को इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मैंने अपने चैनल पे प्रोवाइड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट के थ्रू जाएंगे सब कुछ आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स चाहिए तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री चाहिए तो केमिस्ट्री, मैथ्स चाहिए तो मैथ्स, बाय योर बीएससी गाइड ज़रूर डाल दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ प्लेलिस्ट वगैरह होगी सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगी। कोई वीडियो नहीं मिल रही है, कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, आप लोगों को इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और जिस बुक से मैं क्वेश्चन कराती हूँ ना उस बुक के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आप लोग जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस बुक के कराऊंगी सारे क्वेश्चन को रट करके जाना है, याद कर लेना है और डिटेल लेक्चर ज़रूर देखना है कि अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया गया आप फिर कह दोगे कि ये क्वेश्चन तो मैम ने बताया ही नहीं था ना। तो मैम ने ये भी तो बताया हुआ है कि अगर आप डिटेल लेक्चर्स को कवर करते हो तो उसमें से भी क्वेश्चन पूछता है, देन डेफिनेटली आप लोग कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज स्पेसिफाइड बाय अ। मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बहुत अच्छे से समझाया हुआ क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कैसे इसको स्पेसिफाइड करते हैं। तो आप लिखने के लिए तो आंसर्स तो लिख लोगे, लेकिन आप लोगों को पता तो होनी चाहिए क्या थ्योरी होती है। बाकी इसका आंसर होगा सी, कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द लॉ ऑफ इनर्शिया इज सेटिफाइड। मतलब ऐसा कौन सा, मतलब किसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसका मतलब ऐसा कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड होता है। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहते हैं, इसको भी मैंने अच्छे से बताया हुआ है, इसीलिए मैं कह रही हूँ डिटेल लेक्चर ज़रूर कवर करिएगा, सारी चीज़ें मैंने कवर कराई हुई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फिर ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले 2 से 3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द लॉ ऑफ इनर्शिया नॉट वैलिड। वैलिड के लिए तो इनर्शियल हो गया, नॉट ज़रूर देख लीजिएगा कि नॉट लगा है कि नहीं लगा है, नॉट सेटिस्फाई उसको क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा नॉन इनर्शियल। जब वैलिड वाले को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं तो लॉ ऑफ इनर्शिया नॉट वैलिड है तो ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं हो जाएगा। कुछ अपना भी दिमाग लगाइएगा, कुछ अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा भी। देन
फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दिख रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 है अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक कार है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। देन रिप्रेजेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वो कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो वो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। सब चीज़ें मैंने बताई हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अ पार्टिकल ऑफ मास m when subjected to unbalanced force system, the work done during the displacement by all the forces is equal to the change in during displacement। इसमें कह रहा है कि जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल होता है जिसका मास है वो अनबैलेंस मतलब व्हेन सब्जेक्टेड टू अनबैलेंस फोर्स सिस्टम, जब मतलब अनबैलेंस फोर्स सिस्टम से सब्जेक्टेड होता है। द वर्क ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट, जो वर्क डन होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे, जिसमें और फोर्सेस किसके इज इक्वल टू द चेंज इन, किसके चेंज में ही निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, उसका काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिलेटेड बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। कौन से फैक्टर हैं जो कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पे मतलब डिपेंड करते हैं या उससे रिलेट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्स होता है, वेलोसिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट होगा। आगे और भी क्वेश्चन से देख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग अच्छे से कर सके। एक बार दिखा देती हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फोर्सेस पी क्यू एंड आर एक्ट अलोंग द 3 स्ट्रेट लाइन। मतलब जो फोर्सेस हैं पी क्यू आर 3 स्ट्रेट लाइन पे लगते हैं। पहली स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू बी है और z इज इक्वल टू सी सेकेंड है। फिर z इज इक्वल टू माइनस सी है और z इज इक्वल टू सी सेकेंड है। और x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू माइनस ए, y इज इक्वल टू माइनस बी। मतलब ये 3 स्ट्रेट लाइन है। ठीक, एक इतनी हो गई, एक इतनी हो गई, एक इतनी हो गई, इसमें लग रही है। ठीक, तो इसमें जो फोर्सेस है पी क्यू आर 3 स्ट्रेट लाइन पे लग रहा है। तो इफ़ दीज फोर्सेस रिड्यूस टू सिंगल फोर्स, अगर इस फोर्सेस का सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर दिया मतलब इसका रिजल्टेंट निकाला जाए तो कह रहा है आर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्टिंग एट ओ एंड अ कपल GLMN, देन इसकी क्या वैल्यूज़ होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक, अगर आपको ये क्वेश्चन में दिक्कत होती तो आप यूट्यूब पे सर्च भी कर लीजिएगा या तो गूगल कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है द स्ट्रेट लाइन along which a single force act when considered together with the pitch is called। कह रहा है जो स्ट्रेट लाइन होती है along with the single force जिसमें एक्ट करता है उसे कंसीडर किया जाता है कब, पिच को। इसको कहते क्या हैं? तो इसका आंसर होगा, इसको स्क्रू कहते हैं। मैंने आप लोगों को डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से कराई हुई है, चाहे रेंच की हो, स्क्रू की हो, तो वो आपकी डेफिनेशन दे देगा और पूछेगा ये होता क्या है। ठीक, तो आप लोगों को डिटेल में पढ़ना मैंडेटरी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज। जो कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम के सिस्टम ऑफ फोर्सेस के लिए वो क्या होती है? वो होती है R इज इक्वल टू 0 एंड G इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिख रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 है द प्लेन इन विच ऑल दीज लाइन लाई इज कॉल्ड एट अ पॉइंट ओ डैश। मतलब एक ऐसा प्लेन जहाँ पर सारी लाइन लाई करती है एट ओ डैश पे, तो उस प्लेन को क्या कहते हैं? मैंने अच्छे से बताया वो, उस प्लेन को कहते हैं नल प्लेन। और उस पॉइंट को क्या कहते हैं? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया गया है तो पॉइंट ओ डैश इज सेल्फ इन नोन एज, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 11th का सी वाला, उसका नल पॉइंट कहते हैं। प्लेन को नल प्लेन कहते हैं, पॉइंट को नल पॉइंट कहते हैं, जिसपे वो हमारी पॉइंट या कह सकते हो लाइन एक जगह लाई करती है या ओरिजिन पे लाई करती है तो उसको नल पॉइंट कहते हैं। और वो जो प्लेन बन रहा होता है उसको नल प्लेन कहते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस रिफर टू एनी origin or base O dash are those line about which the movement of system vanish। जहाँ पर movement of system vanish हो जाता है तो इसका आंसर होगा null lines, उसको कहते हैं null line, null point, null plane। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कवर कराई हुई हैं, तो डिटेल लेक्चर ज़रूर देखिएगा। अगर इस वीडियो में 50 लाइक्स और 50 कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं आप लोगों के सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन को प्रोवाइड कर दूंगी और डिटेल लेक्चर सारे यूनिट के प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। 50 लाइक्स और 50 कमेंट्स होने चाहिए।
और एक भी बच्चा 4 से 5 बच्चों तक शेयर कर देता है तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप लोगों को सपोर्ट करना बनता है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आधे घंटे पहले मिल जाएगी। गुड बाय एंड स्टे सेफ।